नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ कमी है? भले ही आपके पास सब कुछ हो, अच्छा घर, नौकरी, रिश्ते या पैसे, यही सवाल हमें अंदर की यात्रा की ओर ले जाता है। एखर टोले की अ न्यू अर्थ अवेकिंग टू आवर लाइफ पर्पस ऐसी ही एक आध्यात्मिक खिड़की खोलती है, जिसके पार एक गहरी और सच्ची दुनिया है। टोले कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी मानव समस्या है अहंकार, एक झूठी पहचान जो हमारे विचारों, यादों, भूमिकाओं और बाहरी उपलब्धियों से बनती है। हम सोचते हैं कि हम अपने नाम, पेशे, रिश्ते या बैंक बैलेंस है, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई चीज़ बदलती या ख़त्म होती है, हमारी दुनिया हिल जाती है। यह लगातार बदलती पहचान हमें डर, असंतोष और संघर्ष में फंसा देती है। अहंकार का स्वभाव है तुलना और अलगाव। मैं दूसरों से बेहतर हूँ या मैं दूसरों से कम हूँ। यह सोच न केवल हमें दूसरों से काट देती है, बल्कि भीतर भी एक स्थायी बेचैनी पैदा करती है। यही कारण है कि भले ही हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं न हो, हम अक्सर खालीपन महसूस करते हैं। टोले का संदेश सीधा है, अगर हमें अपनी और मानवता की स्थिति बदलनी है तो चेतना का जागरण आवश्यक है। इसका मतलब है कि अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना, उन्हें अपनी पहचान न बनाना और अपनी असली आत्मा से जुड़ना। यह आत्मा समय, रूप और परिस्थितियों से परे है। यह वह शांत, स्थिर उपस्थिति है जो हमेशा हमारे भीतर रहती है। यह पुस्तक सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की बात नहीं करती, बल्कि सामूहिक परिवर्तन की ओर भी इशारा करती है। टोले कहते हैं कि अगर अधिक लोग जागरूक होकर जीना सीखे तो हम नई धरती बना सकते हैं, एक ऐसा समाज जहां अहंकार की जगह करुणा, भय और की जगह प्रेम और प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग होगा। अ न्यू अर्थ का परिचय हमें यह सोचने पर मजबूत करता है कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, और यह बदलाव कोई ही बाहरी भरकम काम नहीं बल्कि एक शांत जागरूक उपस्थिति की ओर लौटना है। इस किताब का हर पन्ना हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य है अभी और यही जीना। अतीत बीत चुका है, भविष्य भी अभी आया नहीं, और जीवन का सारा जादू इसी क्षण में छुपा हुआ है। अध्याय 1, मानव चेतना का फूलना। एखार्ट टोले इस अध्याय की शुरुआत में एक सुंदर और जीवंत उपमा से करते हैं। जैसे एक फूल अपनी कली से धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही मानव चेतना भी समय के साथ विकसित होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सीधी और रेखीय नहीं। यह एक जीवंत जटिल यात्रा है जिसे ठहराव, चुनौतियां और अचानक होने वाले बदलाव शामिल होते हैं। टोले बताते हैं कि मानव इतिहास में ऐसे कई क्षण आए हैं जब चेतना ने छलांग लगाई है। प्राचीन समय में बुद्ध, यीशु, कृष्ण, लासव और अन्य आध्यात्मिक संतों ने एक ऐसी अवस्था का अनुभव किया जो मानव समझ से परे है। उन्होंने लोगों को वर्तमान में जीने, अहंकार से मुक्त होने और अपने भीतर की गहरी शांति को पहचानने का संदेश दिया। यह शिक्षाएं उस समय पर के लिए बीज की तरह थी और अब जाकर अंकुरित होने के लिए तैयार हो रही है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां भौतिक और तकनीकी विकास अपने चरम पर है। इंसान ने नेटवर्क, अंतरिक्ष यात्रा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चिकित्सा विज्ञान में अद्भुत प्रगति की है। हमारी बाहरी दुनिया में सुविधाएं और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारी आंतरिक दुनिया यानी हमारी चेतना उसी गति से विकास नहीं हो पाई है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में तनाव, चिंता, लालच, हिंसा और पर्यावरण संकट जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। टोले कहते हैं कि यह असंतुलन, बाहरी प्रगति और आंतरिक ठहराव ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारी चेतना नहीं बदलेंगी तो तकनीक और संसाधन भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार प्रधान मानसिकता के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अहंकार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार अधिक से अधिक पाने, दूसरों पर नियंत्रण करने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहेगा। लेकिन टोले इस परिस्थिति को निराशाजनक नहीं मानते। वे इसे मानव विकास का एक अहम मोड़ बताते हैं, एक आमंत्रण। यह समय है कि हम सामूहिक रूप से अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाएं। जैसे फूल का खिलना अनिवार्य है, वैसे ही चेतना का जागरण भी प्रकृति के विकास का हिस्सा है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इसे स्वेच्छा से अपनाएं या दर्द और संकट के माध्यम से मजबूर होकर इस दिशा में जाएं। वे यह भी कहते हैं कि वर्तमान समय में चेतना के बीज हर जगह बोए जा रहे हैं,
किताबों, ध्यान की प्रार्थना, आध्यात्मिक समुदाय और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से। पहले ये ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन अब यह व्यापक स्तर पर फैल रहा है। इंटरनेट और वैश्विक संचार ने इसे और भी सुलभ बना दिया है। अध्याय का संदेश स्पष्ट है, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी आंतरिक चेतना को बदलना होगा। तभी हम अपनी भीतर और इस धरती पर एक नई, शांत और संतुलित दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। अध्याय 2, अहंकार, झूठी पहचान। टोले इस अध्याय में हमारी सबसे बड़ी मानसिक जाल का विश्लेषण करते हैं। अहंकार, ईगो। वे बताते हैं कि अहंकार कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि यह हमारे मन द्वारा निर्मित एक झूठी पहचान है। यह वह छवि है जिसे हम मैं मानते हैं, लेकिन जो वास्तव में हमारे विचारों, भावनाओं, भूमिकाओं और बाहरी चीज़ों पर आधारित है। अहंकार की जड़ यह मान्यता है कि मैं वही हूँ जो मेरे पास है, जो मैं करता हूँ और जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, हम खुद को अपने पेशे, रिश्ते, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता और सामाजिक स्थिति के आधार पर परिभाषित करते हैं। अगर यह बाहरी पहचानें बदल जाती है या छीन जाती है तो हम असुरक्षित और खोया हुआ महसूस करते हैं। अहंकार का एक बड़ा लक्षण है तुलना। यह लगातार दूसरों से अपनी स्थिति की तुलना करना है। मैं बेहतर हूँ या मैं कमतर हूँ, या दोनों ही सोच हमें मानसिक पीड़ा की ओर ले जाती है। श्रेष्ठता का भाव हमें दूसरों से अलग कर देता है, जबकि हीनता का भाव हमें आत्मदया और निराशा में धकेल देता है। टोले स्पष्ट करते हैं कि अहंकार को केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि विचार और मान्यताओं से भी पोषण मिलता है। यह अक्सर कहानियों बनाता है, अतीत की घटनाओं, अपमान, सफलता और असफलताओं को बार बार दोहराकर। इन कहानियों में हमें खुद को नायक, पीड़ित और विजेता के रूप में देखते हैं, और यही हमारी पहचान बन जाती है। अहंकार का एक और पहलू है स्वामित्व की भावना। हम सोचते हैं मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरा नाम। इन चीज़ों से जुड़ाव इतना गहरा हो सकता है कि इनके खोने पर हमें लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा चला गया हो। लेकिन टोले हमें यह एहसास कराते हैं कि असली में इन सब के परे हो। वह कोई वस्तु, भूमिका या विचार नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना, वह उपस्थिति जो इन सभी अनुभवों को देख रही है। जब हम इस सच्ची पहचान को महसूस करते हैं तो अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वे यह भी बताते हैं कि अहंकार सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी समाज को गहरी जड़ें जमा चुका है। राष्ट्रीय संघर्षता, धार्मिक विवाद और सांस्कृतिक टकराव, ये सब अहंकार प्रधान मानसिकता के परिणाम है। जब कोई समूह अपनी पहचान को हम बनाम वे के आधार पर बनाता है तो विभाजन और हिंसा बढ़ना स्वाभाविक है। अध्याय का मुख्य संदेश, अहंकार को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे पहचानो। जब भी आप खुद को दूसरों से तुलना करते, सही साबित करते या अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हुए पाए तो रुके और देखें कि यह अहंकार है, न कि आपका असली स्वयं। टोले के अनुसार यही जागरूकता परिवर्तन की पहली पीढ़ी है। जैसे ही हम अहंकार को देख पाते हैं, वह अपनी शक्ति खो देता है और हमें अपनी वास्तविक शांति और स्थिर रूपी के करीब पहुंच जाता है। अध्याय 3, संपत्ति और भूमिकाओं का जाल। एकार्ट टोले इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हम में से अधिकतर लोग अपनी पहचान को भौतिक संपत्ति और सामाजिक भूमिकाओं से जोड़ते हैं। यही जुड़ाव हमें एक अदृश्य जाल में फंसा देता है जो आंतरिक स्वतंत्रता और शांति को छीन लेता है। टोले बताते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारी कीमत इस बात से तय होती है कि हमारे पास क्या है, हम कैसा दिखते हैं और हर समाज में कौन सी भूमिका निभाते हैं। इस कारण हमें मेरी चीज़ें और मेरी पहचान को एक ही मानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक आलीशान घर, महंगी कार, फैशनेबल कपड़े या ब्रांडेड सामान हमें गर्व और सुरक्षा का एहसास कराते हैं, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें खो जाती है या पुरानी हो जाती है, हमारी पहचान और आत्मसम्मान डगमगा जाता है। यही पैटर्न सामाजिक भूमिकाएं में भी दिखती है। हम खुद को माँ, पिता, बॉस, शिक्षक, पति, पत्नी जैसे भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं। इन भूमिकाओं का महत्व जरूर है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम इनसे पूरी तरह से चिपक जाते हैं। भूमिका बदलते ही खत्म होती है, हमें खालीपन और भ्रम महसूस होता है। उदाहरण के तौर पर, रिटायरमेंट के बाद
कई लोग गहरी उदासी में चले जाते हैं क्योंकि उनका काम वाली पहचान अचानक समाप्त हो जाती है। तौले बताते हैं कि संपत्ति और भूमिकाएं बुरी नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम उन्हें अपनी मुख्य पहचान बना लेते हैं। यह पहचान स्थायी नहीं है क्योंकि भौतिक वस्तुएं और भूमिकाएं बदलती रहती है। अगर हमारी आत्ममूल्य की जड़ इन्हीं में है तो हम हमेशा असुरक्षा में जिएंगे। अहंकार इस जाल को और मजबूत बनाता है। यह हमें दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करता है। मेरे पास ज़्यादा है या मेरे पास कम है, मेरी भूमिकाएं ऊंची है या मेरी भूमिकाएं छोटी है। यह तुलना हमें प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और असंतोष में उलझा देती है। इस अध्याय में टोले एक अहम दृष्टिकोण देते हैं। असली में इन सबके परे आप न तो अपनी गाड़ी है, न घर, न कपड़े, न ही कोई सामाजिक पद। यह सब जीवन का खेल का हिस्सा है, लेकिन ये आपको परिभाषित नहीं करते। आपको सच्ची पहचान एक शुद्ध चेतना है जो इन सभी अनुभवों को देख रही है। व्यावहारिक तौर पर टोले सुझाव देते हैं कि समय समय पर खुद से सवाल पूछे। 1. अगर यह चीज़ या भूमिका कल मुझसे छीन जाए तो क्या मैं वही रहूँगा? 2. क्या मैं अपनी कीमत सिर्फ इन बाहरी चीज़ों से माप रहा हूँ? जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप धीरे धीरे संपत्ति और भूमिकाएं के जाल से बाहर निकलना शुरू हो कर देते हैं। आप इसका आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन इन पर अपनी पहचान की नींव नहीं रख सकते। अध्याय का निष्कर्ष है, भौतिक वस्तुएं और भूमिकाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का सार नहीं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम इनसे ऊपर उठकर अपनी शुद्धता चेतना से जुड़ते हैं। अध्याय 4, विचारों और भावनाओं का खेल। एकार टोले इस अध्याय में हमारे भीतर चलने वाले विचारों और उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को गहरी पड़ताल करते हैं। वे बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी विचारों को ही अपनी पहचान मानते हैं। अगर मन में कोई विचार आया तो हम मान लेते हैं कि यह मैं हूँ और यह मेरी सच्चाई है, लेकिन हकीकत यह है कि विचार एक सतत बहने वाली धारा है जो कभी रुकती नहीं। इनका आना जाना हमारे नियंत्रण में नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन विचारों के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मन में यह विचार आया कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ तो हम इससे अपनी पहचान बना लेते हैं। यह धीरे धीरे हमारी भावनाओं को प्रभावित करने लगता है। हम उदास, निराश और असुरक्षितता महसूस करने लगते हैं। टोले समझाते हैं कि भावनाएं अक्सर विचारों का ही शारीरिक रूप होती है। एक नकारात्मक विचार हमारे शरीर में तनाव, सिकुड़ना और भारीपन पैदा कर सकता है। इसी तरह डर का विचार धड़कन बढ़ा सकता है और गुस्से का विचार शरीर में गर्मी और दबाव पैदा कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विचार और भावनाएं एक दूसरे को पोषण देते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं और नकारात्मक भावनाएं फिर वैसा ही सोचने पर मजबूर करती है। इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है अगर हम जागरूक न हो। टोले हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान देते हैं, विचारों को देखना, न कि उनमें खो जाना। जब भी मन में कोई विचार आए तो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे बस देखे। खुद से कहे, यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूँ। यह दूरी बनाना हमें विचारों और भावनाओं के खेल से मुक्त करना शुरू कर देता है। वे यह भी बताते हैं कि मन का एक बड़ा हिस्सा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत में विचार पछतावे और दुख लाते हैं, जबकि भविष्य के विचार चिंता और डर पैदा करते हैं। वर्तमान क्षण में टिकना यानी माइंडफुलनेस इस चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। भावनाओं के संदर्भ में टोले भावनात्मक स्वीकृति का अभ्यास सुझाते हैं। जब कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे भागने या उसे दबाने के बजाय उसे महसूस करें। शरीर में जो भी संवेदना हो, भारीपन, दर्द, गर्मी, बस उसे देखें और अनुभव करें। जैसे जैसे आप बिना विरोध के महसूस करते हैं, भावना ही की तीव्रता घटने लगती है। अध्याय का मुख्य संदेश है, हम अपने विचार और भावनाएं नहीं है, हम उनके साक्षी है। जब हम यह समझ जाते हैं तो विचार और भावनाएं हमें नियंत्रण नहीं करती, बल्कि हम उन्हें सचेत रूप से जीना सीख जाते हैं। टोले का निष्कर्ष है कि विचार और भावनाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन की पूरी सच्चाई नहीं। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम उनके ऊपर एक जागरूक उपस्थिति के रूप में खड़े हो जाते हैं। अध्याय 5, पीड़ा शरीर, पेन बॉडी। एकार्ट टोले इस अध्याय में एक बेहद रोचक और गहरी अवधारणा पेश करते हैं, पीड़ा शरीर।
वे बताते हैं कि यह कोई भौतिक अंग नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद एक ऊर्जा क्षेत्र है, जिससे वर्षों बल्कि इन कई जन्मों की संचित भावनात्मक दर्द जमा होता है। जब हम किसी कठिन या नकारात्मक अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अस्वीकृति, अपमान, धोखा, हानि या बचपन में हुई उपेक्षा, तो उस समय की भावनात्मक पीड़ा पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। उसका कुछ अंश हमारे भीतर ऊर्जा के रूप में रह जाता है। यही संचित ऊर्जा धीरे धीरे हमारे पेन बॉडी का हिस्सा बन जाती है। टोले बताते हैं कि यह पेन बॉडी निष्क्रिय अवस्था में भी हो सकती है और अचानक सक्रिय भी हो सकती है। जब यह सक्रिय होता है तो यह हमारे विचारों और भावनाओं पर कब्जा कर लेता है। उस समय हम छोटी सी बात पर भी गुस्सा में पड़ सकते हैं, अत्याधुनिक दुखी हो जाते हैं या नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या किया, लेकिन उस क्षण में हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि पेन बॉडी हमारे माध्यम से कार्य कर रहा होता है। पेन बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और यह ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं से मिलती है। इसलिए जब यह सक्रिय होता है तो यह हमें ऐसे विचारों और स्थितियों में और खींचता है जो इसे और ज़्यादा सक्रिय कर देती है, जैसे झगड़ा करना, पुराने घाव कुदेदना और शिकायतें दोहराना। इसे बाहर निकलने का तरीका टोले बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप महसूस करें कि आपके भीतर अचानक तीव्र नकारात्मक भावना जागी है तो रुके और देखें, क्या मेरा पेन बॉडी सक्रिय हो गया है। इसे पहचान भर से एक दूरी बन जाती है। उस दूरी में पेन बॉडी की शक्ति घटने लगती है, क्योंकि यह अंधेरे में पनपता है और जागरूकता की रोशनी में कमज़ोर पड़ जाता है। यह भी सुझाव देते हैं कि जब पेन बॉडी सक्रिय हो तो उसे बहस या प्रतिरोध ना करें। उससे शरीर में महसूस करें भारीपन, जलन, दबाव, और बस उसका निरीक्षण करें, बिना कोई कहानी बनाए। जैसे जैसे आप इसे बिना पोषण दिए देखते हैं, यह धीरे धीरे शांत हो जाता है। टोले बताते हैं कि पेन बॉडी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ जाति या समुदाय या देशों का यह सामूहिक पेन बॉडी उनके इतिहास की पीड़ा से बनता है, जैसे युद्ध, दास्ता या अन्याय। यह सामूहिक पेन बॉडी भी यह समय समय पर सक्रिय होकर संघर्ष और हिंसा को जन्म देती है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि पेन बॉडी आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। यह आपको आपके भीतर की अनजानी पीड़ा से अवगत कराता है ताकि आप उसे जागरूकता की रोशनी में छोड़ सकते हैं। जब आप पेन बॉडी को पहचानते हैं और उसे ऊर्जा देना बंद करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भीतर स्थायी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हैं। अध्याय 6, वर्तमान में रहना असली शक्ति है। एकार्ट टोले इस अध्याय में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं, वर्तमान में जीना। वे कहते हैं कि जीवन वास्तव में केवल अभी में घटित होता है। अतीत सिर्फ स्मृतियों या संग्रहण में है, भविष्य सिर्फ कल्पना या अपेक्षा है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपना अधिकांश समय या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। टोले बताते हैं कि अतीत में जीना अक्सर हमें पछतावा, गुस्से या उदासी में बांध देता है, जबकि भविष्य में जीना हमें चिंता, डर और सुरक्षा से भर देता है। यह निरंतर मानसिक यात्रा हमें वर्तमान क्षण की खूबसूरती और शांति से दूर ले जाती है। वर्तमान में रहने का अर्थ है जो कुछ अभी हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से जागरूकता रहना। जब आप किसी काम में, बातचीत में या यहाँ तक कि सांस लेने में भी पूरी तरह से उपस्थित होते हो तो आपके भीतर एक अलग ही स्थिरता और शांति उत्पन्न होती है। उस क्षण में मन का शोर धीमा पड़ता है और आपका जीवन की असली गहराई को महसूस करने लगते हैं। टोले इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान में रहना कोई बौद्धिक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद, खुशबू और बनावट पर ध्यान दे। 2, चलते समय अपने पैरों की ज़मीन से संपर्क और सांसों की लय को महसूस करें। 3, किसी से बात करते समय सिर्फ सुने, बिना मन में उत्तर तैयार किए। वर्तमान में रहने का एक और लाभ यह है कि यह अहंकार को कमज़ोर करता है। अहंकार अतीत और भविष्य में ही पनपता है क्योंकि वही उसे अपनी कहानियों और पहचान मिलती है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपका अहंकार के खेल भाग नहीं लेते। टोले यह भी बताते हैं कि वर्तमान रहने का मतलब यह नहीं कि आप भविष्य की योजना
न बनाए। योजना बनाना ठीक है, लेकिन उसकी चिंता और कल्पना में खो जाना आपको वर्तमान से दूर कर देता है। सही दृष्टिकोण यह है कि आप अभी जो कर सकते हैं उसे पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ करें। भविष्य अपने आप उसी के अनुसार आकार लेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकारना, चाहे वह सुखद हो या कठिन या आपको आंतरिक शांति देता हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि यह कि बदलाव की शुरुआत प्रतिरोध और तनाव से नहीं बल्कि स्वीकृति से होती है। अध्याय का मुख्य संदेश। वर्तमान क्षण ही आपकी असली शक्ति है। अतीत आपको परिभाषित नहीं करता और भविष्य आपको नियंत्रण नहीं करता। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप हैं, वह सब इसी क्षण में मौजूद है। जब आप इसे समझकर जीते हैं तो एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। अध्याय 7, चेतना और जागरण। एकार्ट टोले इस अध्याय में चेतना, कॉन्शियसनेस ही वह एक मूल शक्ति है जो हमारे विचारों और अहंकार से ऊपर उठकर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव तक ले जा सकती है। वे कहते हैं अधिकांश लोग अपने विचारों से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि मैं अपने विचार नहीं। यह पहचानना ही जागरण अवेकिंग का पहला कदम है। जागरूकता का मतलब अपने भीतर उठने वाली हर विचार, भावना और प्रतिक्रिया को देखना। जब आप यह देखने लगते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और बिना उसमें उलझे उस सिर्फ निरीक्षण करते हैं, तो आप अपने मन को बंधन से मुक्त कर देते हैं। टोले बताते हैं कि चेतना का विकास का 2 स्तर पर होता है। एक, व्यक्तिगत चेतना। यह तब बढ़ती है जब आप भीतर से पैटर्न, आदतों और प्रतिक्रियाओं को पहचान कर उनसे दूरी बनाते हैं। 2, सामूहिक चेतना। जब अधिक लोग जागरूक होते हैं तो पूरे समाज की चेतना का स्तर बदलता है। इससे दुनिया में अधिक सहयोग, शांति और करुणा आती है। वे यह भी बताते हैं कि जागरण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। कभी कभी यह धीरे धीरे होता है, जैसे सुबह का उजाला, और कभी कभी यह गहरे जीवन अनुभव के बाद अचानक घटित हो सकता है। जागरण की राह में सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार का पकड़। अहंकार चाहता है कि आप खुद को सीमित पहचान, जैसे आपका पेशा, आपका नाम, आपके रिश्ते और या आपकी उपलब्धियां से जोड़कर देखें। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि यह सब स्थायी है और आपके अस्तित्व का मूल इससे कहीं गहरा है, तो अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। टोले चेतना को बढ़ाने के कुछ सरल अभ्यास भी बताते हैं। दिन में कई बार रुककर अपने शरीर और सांस पर ध्यान दें। तो विचार आते जाते देखें, लेकिन उन्हें पकड़कर कहानी न बनाएं। 3, आसपास के वातावरण को बिना नाम दिए महसूस करें, जैसे पेड़ को सिर्फ पेड़ न कहे बल्कि उसकी उपस्थिति को अनुभव करें। वे कहते हैं कि जागरण का मतलब यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। फर्क यह होगा कि अब आप चुनौतियों का सामना प्रतिक्रियाओं में फंसे बिना करेंगे। आप परिस्थितियों को समस्या के रूप में नहीं बल्कि क्षण के रूप में देखेंगे, जिसमें आपका उत्तर अधिक सचेत और संतुलित होगा। अध्याय का मुख्य संदेश है जागरूकता ही असली स्वतंत्रता है। जब आप अपने मन और अहंकार से ऊपर उठते हैं तो आप सिर्फ जीवित नहीं रहते बल्कि वास्तव में जीना शुरू करते हैं। यही जागरण है, अपने असली स्वरूप को पहचानना और उसे स्थिर रहना। अध्याय 8, आंतरिक स्थान, इनर स्पेस। एकार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे भीतर एक गहरा और असीम आंतरिक स्थान है जो हमारी असली पहचान का हिस्सा है। यह स्थान विचारों, भावनाओं और अनुभव से भी परे है। जब हम अपने आंतरिक स्थान से जुड़ते हैं तो हमें जीवन में स्थिरता, शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि वे अपने भीतर मौजूद इन मौन और शांत स्थान का एहसास ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आसमान में बादल जाते हैं वैसे आसमान स्थिर रहता है, वैसे ही हमारे विचार आते जाते रहते हैं, जबकि हमारी चेतना स्थिर और शांत बनी रहती है। यही असली पहचान है। आंतरिक स्थान का अनुभव कैसे करें? टोले बताते हैं कि इसे अनुभव करने के लिए हमें विचारों के बीच मौन पर ध्यान देना होगा। यह वही क्षण होता है जब एक विचार खत्म होता है और दूसरा शुरू होने से पहले एक हल्की सी शांति होती है।
उसी शांति में हम अपने भीतर की असीम आकांक्षा को महसूस कर सकते हैं। वे इस आंतरिक स्थान को बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास सुझाते हैं। 1. दिन में कुछ समय पूरी तरह से मौन रहे। 2. किसी कार्य को धीरे और सजग होकर करे, जैसे चाय पीना या चलना। 3. अपने आसपास की आवाज़ों, गंधों और स्पर्शों को बिना लेबल दिए महसूस करें। 4. गहरी और सजग सांस ले और उसका आना जाना देखें। टोले बताते हैं कि जैसे जैसे हम इस आंतरिक स्थान से जुड़ते हैं, वैसे वैसे जीवन की घटनाएं हमें कम विचलित करती है। इसका कारण यह है कि हम केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि हमारे भीतर की स्थिरता का स्रोत होता है। वे एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहते हैं कि जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और भीतर मौन बनाए रखते हैं, तो आपकी उपस्थिति में एक अलग ऊर्जा होती है। लोग आपके साथ अधिक सजग और सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति से भी संवाद कर रहे होते हैं। आंतरिक स्थान का महत्व। 1. यह हमें प्रतिक्रियाशील होने से बचाता है, हमें परिस्थितियों का जवाब अधिक जागरूकता से देने में सक्षम बनाता है। 2. यह रचनात्मकता को बढ़ाता है, क्योंकि रचनात्मकता विचार उसी शांति में जन्म लेती है जहाँ कोई मानसिक शोर नहीं होता। 3. यह आध्यात्मिक जुड़ाव को गहरा करता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हम अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ते हैं। अध्याय का सार यह है कि आंतरिक स्थान ही हमारी असली शक्ति है। बाहरी दुनिया में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन अगर हम भीतर स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और विचार नहीं, बल्कि असीम चेतना का हिस्सा है। अध्याय 9, आपका आंतरिक उद्देश्य, योर ओनर पर्पज। एकार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति के 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, आंतरिक उद्देश्य और बाहरी उद्देश्य। बाहरी उद्देश्य से हमारा मतलब है हमारे पेशे, करियर, रिश्ते और लक्ष्य जो हमें जीवन को हासिल करना चाहते हैं, जबकि आंतरिक उद्देश्य उसी भी गहरा और मूलभूत है, और वह है जागरूकता होना। टोले कहते हैं कि चाहे आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आपका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य का उद्देश्य है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। यही आंतरिक उद्देश्य है। अगर आप इस उद्देश्य को भूल जाते हैं और केवल बाहरी लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं कि तो सफलता मिलने के बाद एक खालीपन महसूस होगा। वे यह भी समझाते हैं कि आंतरिक उद्देश्य कोई करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि होने वाली अवस्था है। जब आप पूरी सजगता के साथ वर्तमान में होते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा और रचनात्मकता को सक्रिय कर देते हैं। इससे न केवल आपका बाहरी उद्देश्य अधिक स्पष्ट होता है, बल्कि जीवन में गहरी संतुष्टि भी आती है। आंतरिक उद्देश्यों को जीने के तरीके। 1. वर्तमान में रहना। चाहे आप खाना बना रहे हो, किसी मीटिंग में हो या टहल रहे हो, आप ध्यान पूरी तरह से उस काम पे लगाइए। 2. अहंकार से दूरी। यह समझे कि आपकी पहचान आपके पद, उपलब्धियां या असफलताओं से नहीं, बल्कि आपकी चेतना से है। 3. परिस्थितियों को स्वीकारना। जब आप विरोध करने के बजाय स्वीकार करते हैं तो ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं में बर्बाद होने के बजाय समाधान में लगती है। टोले कहते हैं कि आंतरिक उद्देश्य हमेशा समान रहता है, जागरूक होना, जबकि बाहरी उद्देश्य समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आपका बाहरी उद्देश्य इस साल एक नया बिजनेस शुरू करना हो सकता है, लेकिन आंतरिक उद्देश्य हर पल सजग रहना ही रहेगा। वे चेतावनी देते हैं कि अगर आप केवल बाहरी उद्देश्य पर फोकस करेंगे तो आप अनजाने में अपने अहंकार को बढ़ाएंगे, और अहंकार हमेशा असंतोष पैदा करता है, क्योंकि वह जो भी पाता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। इसके विपरीत अगर आप आंतरिक उद्देश्यों को जीते हैं तो बाहरी सफलता एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में आती है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन का असली मकसद कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। जब आप आंतरिक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आप बाहरी कार्य की अधिक प्रभावी, रचनात्मकता और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यह जीवन की गहराई, संतुलन और शांति देता है। अध्याय 10, एक नई पृथ्वी, अ न्यू अर्थ। एकार्ट टोले इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि जब अधिक से अधिक लोग अपने आंतरिक उद्देश्यों को पहचान कर जीना शुरू करते हैं तो पूरी मानवता की चेतना बदल सकती है। यही बदलाव एक नई पृथ्वी का जन्म कराएगा, एक ऐसी दुनिया जहां अहंकार, भय और लालच के बजाय
प्रेम, करुणा और सहयोग की ऊर्जा होगी। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में हिंसा, पर्यावरण संकट, आर्थिक असमानता और तनाव का मूल कारण अहंकार आधारित चेतना है। जब लोग अपनी पहचान बाहरी चीजों जैसे पद, पैसा, धर्म, जाति या राष्ट्र से जोड़ते हैं तो विभाजन और संघर्ष पैदा होता है। यह वही पुराना ढांचा है जिसे सदियों से युद्ध और दुख को जन्म दिया है। लेकिन एक नई संभावना मौजूद है और वह है चेतना में सामूहिक परिवर्तन। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग एक जैसे सोचने लगेंगे, बल्कि यह कि लोग अपने भीतर की मौन, स्थिर और प्रेममयी चेतना से जुड़ेंगे। नई पृथ्वी के लक्षण। 1. वर्तमान में जीना। लोग अतीत की पकड़ और भविष्य के चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में को अपनाएंगे। 2. अहंकार से मुक्ति। पहचान अब बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से होगी। 3. करुणा या सहयोग। प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और भय की जगह प्रेम की ऊर्जा। 4. सतत जीवन। लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेंगे, न कि उसके दोहन में। पहले यह भी कहते हैं कि नई पृथ्वी कोई काल्पनिक यूटोपिया नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना है जो यही और अभी शुरू हो सकती है, और यह बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने जीवन को जागरूकता और मौन के साथ देते हैं तो आप अपनी उपस्थितियों से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह एक प्रकार चेतना चक्र है जो फैलता चला जाता है। यह भी याद दिलाते हैं कि बाहरी दुनिया में बदलाव जरूरी है, लेकिन उसका आधार आंतरिक बदलाव होना चाहिए। अगर हम केवल बाहरी संरचना को बदलने हैं लेकिन भीतर से वही और भय बनाए रखते हैं तो पुरानी समस्याएं नए रूप में फिर से लौट आएंगी। अंत में टोले कहते हैं, नई पृथ्वी का निर्माण किसी बड़े क्रांतिकारी कदम से नहीं बल्कि लाखों छोटे सजग क्षणों से होगा। जब लोग सचेत होकर वर्तमान में जिएंगे, प्रेम से कार्य करेंगे और अहंकार से मुक्त होकर रिश्ते अपनाएंगे। मुख्य संदेश। आप स्वयं नई पृथ्वी के एक बीज हो। जैसे जैसे आप भीतर से बदलेंगे वैसे वैसे पृथ्वी बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना अ न्यू अर्थ सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतना का अज्ञान है, एक नियम मंत्रण है अपने भीतर की सच्ची शक्ति और शांति को पहचानने का। एकार्ट टोले ने हमें सिखाया है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अहंकार की दीवारों को गिराते हैं, जब हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं, तब हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलते हैं बल्कि पूरी दुनिया की चेतना में योगदान देते हैं। हमने देखा कि कैसे यह किताब हमें सिखाती है अपने विचारों के शोर में छिपी मौन की शक्ति को पाना, अपने भीतर से प्रेम और करुणा का प्रवाह जगाना और एक ऐसी नई पृथ्वी का निर्माण करना जहाँ भय नहीं बल्कि जागरूकता और सहयोग का शासन हो। दोस्तों, अ न्यू अर्थ हमें याद दिलाती है कि आप सिर्फ अपने जीवन के यात्री नहीं बल्कि उसके निर्माता हो। हर सजग पल, हर प्रेमपूर्वक कर्म और हर मौन की सांस नई पृथ्वी का बीज है, और वह बीज आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे उजागर जगाने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने भीतर झांकने, अपने अंदर से भरे जाने और एक गहरे उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी चेतना की यात्रा शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की गहन प्रवाही समरी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन दबाइए ताकि वह चेतना की इस यात्रा में कोई अलग कदम मिस ना करें। कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप अपने भीतर की नई पृथ्वी को जगाने के लिए तैयार है? क्या आप आज से वर्तमान में जीना शुरू करेंगे या फिर आज आप वह मौन अपनाएंगे जो आपके भीतर की असली ताकत को बाहर लाता है? याद रखिए, आप बदलाव का इंतजार करने वाले नहीं बल्कि बदलाव खुद है, और जब आप अपनी चेतना को जगाते हैं तो पूरी पृथ्वी थोड़ी और रोशन हो जाती है। धन्यवाद। अब बाहर जाइए, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए और इस दुनिया को एक नई पृथ्वी बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।